हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने 4 ऐसे धमाकेदार म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो एटलीस्ट हर जो भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करता है या जो भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है तो एटलीस्ट इन म्यूचुअल फंड्स को बिना तो जिंदगी अधूरी सी होनी ही चाहिए। जबकि मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर पड़ता है। इसके साथ साथ मेरे मित्र, आपके सामने जो मैंने पहला म्यूचुअल फंड रखा हुआ है, ताली बजाओ जोर से, धमाकेदार तरीके से ताली बजनी चाहिए और एक स्वर में सभी गाएंगे यहाँ पर। एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्या बोला मैंने? एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मैं हमेशा आपसे डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में बात करता हूं, क्योंकि रेगुलर प्लान में अगर आप हैं तो डेफिनेटली आपको डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए। और आपके पास, कुछ लोगों के पास मैं ये देखता हूं आईडीसीडब्ल्यू वाले प्लान्स यानी कि डिविडेंड प्लान्स भी होते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे फंड से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि आईडीसीडब्ल्यू से अच्छा है कि भाई साहब आप अपना पैसा एफडी में रखो, वो ज़्यादा बेटर है। एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो 20,017 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.71% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 7.48% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। एसएनपी बीएसई 250, इन्होंने बीएसई यानी कि जो बीएसई है ना वो सेंसेक्स है, बीएसई एसएनपी यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स बीएसई 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने फॉलो किया है। एक साल के अंदर अगर आप निकलने की चेष्टा करेंगे तो आपसे ये लोग 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे। यानी कि एक पेनाल्टी होती है कि अगर आपने सपोज दैट आज अगर आपने इस म्यूचुअल फंड के अंदर खरीदारी करी होती और 6 महीने बाद आपने गाना गा दिया होता कि भाई साहब तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, अगर आपने ये गाना गा दिया होता तो वो कहता कि भाई साहब मेरी गलियों में दोबारा आना ना आना कोई दिक्कत नहीं, पर 1 साल अभी तक हुए नहीं है तो आपसे जितना भी आपका रिटर्न होगा उससे हम 1% का एग्जिट लोड आपसे काट लेंगे। ये आपके लिए एक तरीके से पेनाल्टी समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। इसी सीरीज में जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके लिए रखा हुआ है, तो आपका पैसा चूंकि इक्विटी में लगता है, इस वजह से रिस्क तो आपका वेरी हाई रहता ही है। पर जो म्यूचुअल फंड मैंने रखा है दूसरे नंबर पे, इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्या बोला मैंने? मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 5,236 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.72% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 0.82% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। तो यहाँ जो मैंने लास्ट टाइम गाना गाया था ना, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, तो यहाँ पर वो गेम हो जाएगा 15 दिन के अंदर। अब लोगों का डाउट आएगा कि भाई साहब एक बात बताओ, आज पैसा लगाया 16वें दिन मूड बदल गया, तो कोई भी एग्जिट लोड आपसे नहीं लिया जाएगा। कुछ जो अदर चार्जेस बनते होंगे वो आपको देने पड़ेंगे। बाकी 15 दिन के अंदर तक आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। 15 दिन के ऊपर कोई एग्जिट लोड नहीं है। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। अब जो मैंने यहाँ पर तीसरा म्यूचुअल फंड रखा है, देखिए सबसे पहले एक बास्केट तरीके से मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैंने एक स्मॉल कैप डाला, और स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आपके 40 साल है तो डेफिनेटली आपको लोग कहेंगे कि भाई साहब लार्ज कैप में पैसा डाल दो, स्मॉल कैप पे तो क्या ही डालोगे, क्योंकि यार 40-50 साल की एज में एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो कहीं ना कहीं जब मैंने रिस्क आपका स्मॉल कैप डाल के ज़्यादा हाई कर दिया, तो मैंने एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसी वजह से डाला, क्योंकि एसबीआई के नाम से लोगों के अंदर ट्रस्ट भी जागता है। तो कहीं ना कहीं रिस्क के साथ साथ मैंने आपको ट्रस्ट भी दिया। दूसरे नंबर पे जो मैंने म्यूचुअल फंड चुना है वो मैं चाहता तो एचडीएफसी का मिड कैप भी चुन सकता था, पीजीआई इंडिया का मिड कैप भी चुन सकता था, या मैं निपॉन इंडिया का मिड कैप चुन लेता, कोई भी मैं चुन सकता था। पर यहाँ मैंने मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप इस वजह से चुना है क्योंकि जो मोतीलाल ओसवाल साहब हैं, तो इनके आप इंटरव्यूज़ वगैरह भी सुन सकते हो, यूट्यूब वगैरह में कहीं भी देखने को आसानी से मिल जाएंगे। तो वो मेरा पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है मेरा कि जब मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को डाला तो ऐसा लगता है कि जहाँ से ये लोग बंदे काम करेंगे आगे चल के, और ये बंदे जब काम करेंगे किसी ना किसी अच्छी फील्ड में काम करेंगे, तो डेफिनेटली जो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, इन्होंने कहीं ना कहीं मिड कैप कैटेगरी में अपना कोर फोकस बना के रखा हुआ है, जिसकी वजह से एक मिड कैप कैटेगरी का ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड लगता है जिसने रिटर्न कहीं ना कहीं 20% से ऊपर का निकाल के दिया है। अगर खुदा ना करे कि कभी आगे, ईश्वर ना करे कभी आगे चल के रिटर्न 20% से नीचे गिर जाए तो कितना ही गिरेगा, 18-19 तब भी ठीक रहेगा। लेकिन जो म्यूचुअल फंड आज की डेट पे 20% दे रहे हैं वो कहीं 15-16 ना देने लग जाए तो दिक्कत है। ठीक, 21 वाला कितना गिरेगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा 18-19 तक। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मैंने यहाँ से चुना है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ।
तीसरे नंबर पे जो मैंने म्यूचुअल फंड रखा हुआ है उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, पराग पारिक असेट मैनेजमेंट कंपनी ने भी इन्वेस्टर्स के दिल में जगह बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। केवल 7 स्कीम के साथ ये आते हैं और इन्होंने धमाकेदार तरीके से इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर भी करके दे रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो 39,848 करोड़ का असेट साइज ये गवा भी रहा है कि भाई साहब इन्वेस्टर्स भी इनके ऊपर ट्रस्ट दिखा रहा है। 0.68% का एक्सपेंस रेशियो भी ये दिखाता है कि भाई साहब एक्सपेंस रेशियो भी ये डिसेंट चार्ज कर रहे हैं। 1.62% का कैश होल्ड करके ये दिखा रहे हैं कि भाई साहब अपने हाथ में कैश उतना ही रखते हैं, बाकी पैसा इन्वेस्टेड रखते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा है, इन्वेस्टेड रहेगा तो एटलीस्ट इन्वेस्टर के पास रिटर्न जाएगा। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क बहुत बड़ा ले रखा है, पर कोई दिक्कत है नहीं। एग्जिट लोड से रिलेटेड यहां पर एक कहानी लिखी हुई है। फॉर यूनिट्स अबव 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एग्जिट लोड ऑफ 2% इफ रिडीम्ड विद इन 365 डेज एंड 1% इफ रिडीम्ड 365 डेज बट ऑन और बिफोर 730 दिन। एटलीस्ट आप ये मान के चलो यहां से कि भाई साहब आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर है तो कम से कम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को आपको 2 साल देने ही पड़ेंगे, क्योंकि 2 साल के अंदर अगर आप निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। पर मेरे मित्र आपको यकीन मानना, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में हो तो डेफिनेटली आपको रिटर्न आपको निकलने का बाहर मन ही नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने रिटर्न में इन्वेस्टर्स की कंसिस्टेंसी बना के रखी हुई है। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलेंगे। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर भी कर दिया करो दोस्तों, शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि 5,000 सब्सक्राइबर की जर्नी पूरी करनी है। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की अगर मैं बात करके चलूँ तो जो कि मैंने आपके लिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा है, तो मेरा एसेट असेट मैनेजमेंट कंपनी, एक जो मेरा असेट मैनेजमेंट कंपनी बहुत ही बढ़िया असेट मैनेजमेंट कंपनी, और स्पेशली इनके इमर्जिंग ब्लू चिप की बात करेंगे तो आपको ये ब्लू चिप तरीके से दिख रहा होगा ना कि भाई साहब यार काफी सिक्योर टाइप का फंड होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो ब्लू चिप इन्होंने नाम दिया है, इमर्जिंग ब्लू चिप नाम दिया है, ये एक लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का एक कॉम्बो है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें लार्ज कैप के भी शेयर्स होंगे, कहीं ना कहीं आपको मिड कैप के भी शेयर्स होंगे। अभी जिस तरीके से स्मॉल कैप कैटेगरी का टाइम चल रहा है, कहते हैं नहीं अपना टाइम आएगा, तो स्मॉल कैप कैटेगरी का टाइम चल रहा है, तो आप ऐसा मत समझिएगा कि जिंदगी भर स्मॉल कैप कैटेगरी का ही टाइम चलता रहेगा, क्योंकि पिछला अगर मैं 10 साल की बात करूं तो केवल 1 साल ही ऐसा हुआ है जहां पर स्मॉल कैप कैटेगरी ने बीट किया है। दूसरे साल ऐसा हुआ है कि जहां पर मिड कैप कैटेगरी ने भी पूरे साल रिटर्न अच्छा बना के दिया है। फिर किसी साल ऐसा हुआ है जो टेक्नोलॉजी फंड ने रिटर्न बना के दिया है। तो हर कैटेगरी का एक समय आता है। तो आज ये जो समय 2023 जो समय चला, ये समय चला स्मॉल कैप का। हो सकता है आने वाले समय में जो प्रपोज्ड दिख रहा है वो समय आ सकता है मिड कैप कैटेगरी का, तो आपका फोकस मिड कैप कैटेगरी पर होना चाहिए। तो आप कुछ लोगों का डाउट ये आएगा कि भाई साहब ये बताओ क्या स्मॉल कैप कैटेगरी में पैसा लगाना ही बंद कर दें? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे साल से पता लगा ये 2023 में स्मॉल कैप कैटेगरी ने अच्छा रिटर्न दिया तो पता लगा 2024 में मिड कैप अच्छा देने लगेंगे तो स्मॉल कैप बिल्कुल नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। देंगे, पर एटलीस्ट हर साल कोई ना कोई सेक्टर से लीडर निकलता है। किसी साल कोई स्मॉल कैप निकल जाएगा, किसी साल कोई मिड कैप निकल जाएगा, किसी साल फ्लेक्सी कैप का टाइम चलेगा, किसी साल लार्ज कैप का टाइम चलेगा, किसी साल थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट का टाइम लगेगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं जब मैं एक पोर्टफोलियो की बात करता हूँ, जब कहीं ना कहीं मैं एक बास्केट बनाने की कोशिश करता हूं, तो वहां पर मैं डिफरेंट कैटेगरीज के अभी देखिए डिफरेंट बोल देंगे ना तो काफी सारे लोग एकदम से आ जाएंगे। नहीं भाई, डिफरेंट नहीं होता है, डिफरेंट होता है। तो चलिए डिफरेंट उन्हीं की सुन लेते हैं। चलिए, जब आप डिफरेंट कैटेगरी के जब म्यूचुअल फंड अपने पास रख लेते हैं तो कहीं ना कहीं जब सबका समय आता है ना तो आपके पास भी उन म्यूचुअल फंड्स का समय आएगा। तो इस तरीके से जब आप एक इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आपका रिटर्न और पोर्टफोलियो बहुत बेहतरीन आने वाले समय में बन सकता है। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो 27,948 करोड़ का ये गवा रहा है कि भाई साहब रिटर्न तो इन्होंने अच्छा दिया ही है, साथ ही साथ इन्वेस्टर्स भी इनके ऊपर ट्रस्ट दिखा रहा है। 0.55% का एक्सपेंस रेशियो भी आपसे चार्ज कर रहे हैं, यानी कि एक्सपेंस रेशियो भी इनका डिसेंट है। 3.48% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं, ये भी डिसेंट है। निफ्टी लार्ज और मिड कैप, जैसा कि मैंने आपसे कहा लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बिनेशन है, यानी कि लार्ज कैप में भी पैसा जाएगा आपका, मिड कैप में भी पैसा जाएगा। ऊपर स्मॉल कैप से गया, फिर मैंने मिड कैप चुना, फिर मैंने एक फ्लेक्सी कैप चुना। फ्लेक्सी कैप क्या होता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो पैसा लगाती है। तो फ्लेक्सी कैप आपका उस समय काम आएगा जब एकदम से बियर मार्केट चल रहा होगा, तब वहां पर कहीं ना कहीं फ्लेक्सी कैप काम आता है। लार्ज कैप कब काम आएगा? जब लार्ज कैप का समय आएगा। मिड कैप का कब काम आएगा? जब मिड कैप का समय आएगा। अभी किसका टाइम चल रहा है? अभी चल रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी का टाइम। निफ्टी लार्ज और मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो यहां पर भी आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। पर मेरे दोस्त, जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने के लिए जाओ, पहले बात तो उसको ठोक पीट के लो, और दूसरा जब ठोक पीट के ले लो ना तो कम से कम उसको मिनिमम 5 से 10 साल होल्ड करके ही चलो, तभी आप एक अच्छा ये मान के चल सकते हैं कि भाई साहब आप भी एक अच्छे इन्वेस्टर हैं जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा रिटर्न और जनरेट करके
ला सकते हैं। तो ये 4 म्यूचुअल फंड्स यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अभी भी मेरा मन नहीं मान रहा तो एक अभी जिस तरीके से डॉक्टर नहीं होता है कि डॉक्टर क्या करता है कि भाई साहब सारी दवाइयाँ आपको देगा, फिर लास्ट में ना एक एंटीबायोटिक डाल देगा वो। तो उसमें क्या होता है कि कभी कोई दवा कुछ ऊपर नीचे कर गई तो एक एंटीबायोटिक सारी चीज़ों को संभाल लेता है। तो चलिए अब उसी एंटीबायोटिक दवाई की या मेडिसिन की बात करने चलते हैं। ये रहा आपके लिए एंटीबायोटिक। HDFC इंडेक्स, S&P, BSE, सेंसेक्स, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने बात कर रहा था। देखिए जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदें या म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बनाएं तो कैटेगरीज को आप डिवाइड करें, पर साथ ही साथ कैटेगरीज के साथ साथ एक लास्ट में एक इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो के अंदर जरूर पार्टिसिपेट करवाएं, क्योंकि जब एक इंडेक्स फंड आपके पास रहेगा तो कहीं ना कहीं वो एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है कि जब कुछ भी नहीं चलेगा तब इंडेक्स चलेगा। ठीक है, HDFC इंडेक्स, S&P, BSE, सेंसेक्स, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। 5288 करोड़ का इनका असेट साइज है और HDFC कहीं ना कहीं असेट मैनेजमेंट कंपनी एक ब्रांड भी है, एक अपना अच्छा स्थान रखता है। 0.20% का आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा, 0.22% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P, BSE, सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर ले रखा है और 3 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो केवल आपसे 0.25% का एक्सपेंस एग्जिट लोड यहाँ से चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और 3 दिन के बाद निकलोगे तो कोई एग्जिट लोड नहीं है, बाकी के जितने चार्जेस लगने होंगे वो लगते रहेंगे। तो देखिए मैंने सबसे पहले एक स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करी, फिर एक मिड कैप डाला, फिर एक फ्लेक्सी कैप डाला, फिर कहीं ना कहीं मैंने एक लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो डाल दिया। उसके बाद में जिस मैंने एंटीबायोटिक की बात करी तो कहीं ना कहीं मैंने एक इंडेक्स फंड डाल दिया। अब इंडेक्स फंड में यहाँ पर 2 मिथ हो सकते हैं। देखिए या तो आप इंडेक्स फंड डायरेक्टली म्यूचुअल फंड वाला खरीद लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या अगर आप म्यूचुअल फंड वाला नहीं खरीदना है तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो डीमैट अकाउंट में आप सर्च करेंगे जाके सेंसेक्स 20, वहां पर सेंसेक्स की 30 कंपनियां होती हैं जिसे आप ETF के नाम से जानते हो, वो एक निप्पॉन इंडिया का है। तो सेंसेक्स 20 के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो गया। आप तीसरा ऑप्शन भी ढूंढना चाहते हो तो आप निफ्टी 50 20 के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीके हैं। आप या तो इंडेक्स फंड का म्यूचुअल फंड खरीद लो, म्यूचुअल फंड के माध्यम से चले जाओ, या अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप सेंसेक्स 20 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन मेरे दोस्त आपका है। यहां से मैं वीडियो को विराम दूंगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अबाउट सेक्शन में जाइएगा, कोई आपके अंदर डाउट हो तो सबसे पहले यहां पर कमेंट कीजिए, उसके बाद में अबाउट सेक्शन में जाके आप डायरेक्टली मेरे से मेल करके भी बात कर सकते हैं। मेरे दोस्त यहां से मैं वीडियो को विराम दूंगा, कल फिर आपके सामने मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।